यहाँ तक हमारा सेकंड फेज था। थर्ड फेज हम देखते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू, डिटेल में पढ़ते हैं। 1965 टू 78 के बीच में इन सब कारणों की वजह से देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन माओ सोशल मैन आइडिया एंड दोज हु इंसिस्टेड ऑन एक्सपर्टीज मोर दैन आइडियोलॉजी। माओ धीरे धीरे अपना जो कम्युनिस्ट सिस्टम को स्प्रेड कर रहा था उसमें वो आइडियोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देने लगा। सोशल मैन बनाना या बैकयार्ड में फर्नेस लगाना, लोकल स्टील बनाना, इन सब तरह की चीज़ों पे जो कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं थी उस पर वो ध्यान देने लगा। और इस वजह से जो लोग डेंग जियाओपिंग जैसे जो लोग थे उसके आइडियाज से एग्री नहीं थे। दिस लेड टू माओज कल्चरल रेवोल्यूशन इन 1965 ऑफ proletariat because Mao was the head of state, so he brought about cultural revolution in 1965 of proletariats मतलब working class. The red guard, student and army used for campaign against old culture, old customs and old habits. Students and professionals were sent to villages to learn from masses. एक तरह से समझिए कि बिल्कुल उल्टी दिशा में चलने लगा माओ का जो पॉलिसी थी। लोगों को मॉडर्न आइडिया सिखाने की जगह विलेजेस में भेजा जाने लगा कि लोग विलेजेस से लोग सीखें कि किस तरह से सिंपल लाइफ गुजारी जाती है या किस तरह से लोगों से सीखा जा सकता है लाइफ के जितने भी स्किल्स हैं। देन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्रोफेशनल नॉलेज फॉर माओ. Slogans were became more important than rational debates for Mao again. Then this all led to the weakening of party, क्योंकि बहुत सारे लोग उससे अग्री नहीं करते थे तो पार्टी धीरे धीरे वीक होने लगी. डिक्लाइन ऑफ इकोनॉमी एंड एजुकेशन सिस्टम. नेचुरली अगर आप बैकवर्ड घूमेंगे तो इकोनॉमी भी आगे नहीं बढ़ेगी और एजुकेशन सिस्टम भी पीछे चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा. देयरफॉर इन 1975 there was an emphasis on industrial economy to make China powerful, and this step was taken very seriously. अब हम फोर्थ फेज में आते हैं, रिफॉर्म्स आफ्टर माओ, यानी आफ्टर माओज डेथ 1978 में चाइना में कौन कौन से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए. उस फेज को ओपन डोर पॉलिसी भी कहा गया था एक टाइम में. 1978 कम्युनिस्ट पार्टी डिक्लेयर्ड इट्स गोल ऑफ 4 मॉडर्नाइजेशन. 4 चीज़ों पे एम्फेसाइज किया जाने लगा 1978 ऑनवर्ड्स चाइना में. पहला था साइंस, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा एग्रीकल्चर और चौथा डिफेंस. साइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड डिफेंस, इन चारों चीज़ों पे डिबेट पर इसको डेवलप किया जाने लगा. डिबेट्स वर अलाउड बट पार्टी वॉज नॉट क्वेश्चन. एन एक्सप्लोजन ऑफ न्यू आइडियाज़ ऑन 5th December 1978. पोस्टर्स ऑन 5th मॉडर्नाइजेशन, दैट इज़ डेमोक्रेसी, and CCP was criticized for poverty etc. थोड़ा थोड़ा इस समय लगने लगा कि चाइना की जो सोसाइटी है उसको ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है या उनको डिबेट करने के राइट्स मिल रहे हैं. बट अगेन इन 1989 ऑल दीज डिमांड्स वर सप्रेस्ड. वो कौन से डिमांड्स थे? डिमांड फॉर ओपननेस एंड एंड ऑफ डॉगमास. जो पुराने विचार थे उनको एंड करने के लिए इन दोनों चीज़ों पे सप्रेशन, जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे वो सप्रेस करने लगे. पार्टी वॉज हेल्ड स्ट्रॉन्ग, पार्टी वॉज गिवन स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल कंट्रोल. दो द इकोनॉमी वॉज लिबरलाइज, पोलिटिकल कंट्रोल वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंटीग्रेशन इनटू वर्ल्ड मार्केट. तो पार्टी के 3 पॉलिसीज़ हो गए. पहला, टू कीप स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल कंट्रोल. दूसरा, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. तीसरा, इंटीग्रेशन इनटू वर्ल्ड मार्केट. On 4th May 1989, 17 years after the movement, students were brutally repressed on Tiananmen Square in Beijing. बीजिंग जो इनकी राजधानी है, चाइना की कैपिटल, वहाँ पे बच्चे जो थे, स्टूडेंट्स जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे टियाननमेन स्क्वायर में, जो उसका सेंट्रल पॉइंट था बीजिंग का. और वहाँ पे अपनी आर्मी से उसको ब्रूटली सप्रेस करवाया गया. बच्चों को गोली से भी मारा गया और उसको अच्छे से उस मूवमेंट को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया गया. नाउ रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल आइडियाज, कन्फ्यूशनिज्म, बिलीव दैट चाइना कैन बिल्ड मॉडर्न सोसाइटी थ्रू इट्स ट्रेडिशन रादर देन कॉपिंग वेस्ट. अब उसके बाद फाइनली जो आइडियाज़ उभर के आए चाइना के डेवलपमेंट में वो थे रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल आइडियाज़, फिर कन्फ्यूशियनिज्म, देन बिलीफ दैट चाइना कैन बिल्ड मॉडर्न सोसाइटी थ्रू इट्स ट्रेडिशन rather than copying the West. तो यहाँ तक
we understand all about Chinese reformation और Chinese paths to modernization. अब हमारे इस चैप्टर का जो थर्ड कंट्री है उसके बारे में हम जानेंगे, ईस्ट एशिया की थर्ड कंट्री जिसको ताइवान कहा जाता है, एंड वी विल स्टडी अबाउट स्टोरी ऑफ ताइवान, जिसको रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जाना गया, ROC. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन हियर विल बी मेंशन अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ताइवान. ताइवान में कैसे रिपब्लिकन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया. 1949 में जब माओ जेतोंग पावर में आ गया था तो चियांग काई शेक डर के मारे, और जब माओ के आइडिया से वो हार चुका था, उसकी गुमिंगटांग पार्टी जो थी वो टोटल फेलियर हो चुकी थी, तो वो बहुत सारा सोना, बहुत सारा पैसा लेके कंट्री छोड़ के भाग गया. और कहाँ चला गया? ताइवान में 1949 में. So Chiang Kai-shek fled China in 1949, defeated by Communist Party of China, to Taiwan with lots of money and gold and other art treasures. He established Republic of China in Taiwan. Before that, Taiwan was a Japanese colony. यानी Chiang Kai-shek के आने से पहले ताइवान क्या था? एक जापानीज कॉलोनी था. China took it from Japan in 1894 and 95, and sovereignty to China was restored through Cairo Declaration in 1943 and Potsdam Proclamation in 1949. Even now, China considered Taiwan as its part. GMD जो थी, गुमिंगटन पार्टी जो थी, पॉलिटिकल पार्टी ऑफ चियांग काई शेक, उसका जो नेगेटिव इफेक्ट था वो था इट एस्टैब्लिश्ड अ रिप्रेसिव गवर्नमेंट एंड इट फॉरबिड freedom of speech, political opposition. It excluded local population, that is Taiwanese, from attaining any political power. जब ताइवान में चियांग काई शेक गया, उसने अपना नया सिस्टम शुरू किया, GMD पार्टी उसको इंट्रोड्यूस किया उसने, और उसने वहाँ पे रिप्रेसिव गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया जिसमें वहाँ के जो लोकल ताइवानीज थे उनको किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया जाता था और उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी छीन ली गई थी. लेकिन चियांग काई शेक का जो पॉजिटिव इफेक्ट था वो था उसने लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था और उसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को काफ़ी इंक्रीज़ किया था, काफ़ी बढ़ाया था. प्लस 1973 में उसने इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन भी काफ़ी एनहांस किया था या बढ़ाया था ताइवान में. फिर 1973 में जीडीपी ऑफ ताइवान जो था दैट वाज नंबर 2 टू जापान इन एशिया. एशिया में सेकंड हाईएस्ट जीडीपी अगर किसी एक कंट्री की थी वो ताइवान की थी, ड्यू टू चियांग काई शेक्स इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन पॉलिसीज. देन इकोनॉमी स्टेडीली वाज ग्रोइंग, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वाज डिक्लाइनिंग. और ये सारी जो स्टेप्स थे ये किसने लिए थे? चियांग काई शेक ने, जो भाग के आया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से हार के ताइवान में छुपने के लिए. देन यहाँ पे क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ Taiwan into democracy after 1935, that is death of Chiang Kai-shek. 1987 में martial law was lifted and political opposition parties were legalized and they were permitted to participate in political process. Then free election brought local Taiwanese into power. चियांग काई शेक के डेथ के बाद, क्योंकि चियांग काई शेक ने उनको सप्रेस करके रखा हुआ था लोकल ताइवानीज को. अब क्या था, ये लोग भी इलेक्शन लड़ने लगे, लोकल जो वहाँ के लोग थे, ओरिजिनल लोग थे. मोस्ट कंट्रीज हैव ओनली ट्रेड मिशन विद ताइवान. आज के डेट में जितनी भी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है, मोस्ट ऑफ देम हैव ओनली ट्रेड रिलेशन और ट्रेड मिशन विद ताइवान. Full democratic relation was not possible as Taiwan is still a part of China. चाइना का जो ताइवान का जो नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, उस वजह से ताइवान को अभी तक पूरा डिप्लोमेटिक स्टेटस नहीं मिला है, उसको अभी भी चाइना का पार्ट कंसिडर किया जाता है. फिर भी चियांग काई शेक के अंडर में ताइवान ने काफ़ी डेवलपमेंट किया. अब देखते हैं कि प्रेजेंट सिनारियो क्या है ताइवान का. व्हाट इज़ द प्रेजेंट पॉलिटिकल पोजीशन ऑफ ताइवान. पहला, रीयूनिफिकेशन ऑफ ताइवान विद चाइना, विच इज़ अ वेरी कंटेंशियस इशू. लोगों के ताइवान को चाइना से जोड़ के रखना एक बहुत बड़ा टास्क है चाइना के लिए और बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है बिटवीन द रिलेशन ऑफ ताइवान एंड चाइना. देन क्रॉस स्ट्रेट से रिलेशन इम्प्रूव हो रहा है. क्रॉस स्ट्रेट क्या है? रिलेशन बिटवीन चाइना एंड ताइवान, वो इम्प्रूव हो रहा है. जो स्पेशली रिलेशन जो है उनका वो इम्प्रूव हो.
Taiwanese trade and investment in mainland China is massive, and travel to Taiwan is very easy. Taiwan is a semi-autonomous country for China, but not fully independent. That is, it is still a part of China, लेकिन उसमें semi-autonomous status उसका है. So with this we come to the end of Taiwan's story. Now in the sixth segment we will study about the fourth country of East Asia, that is Korea, and its modern history. The story of Korea, its modern history. Question is, explain the Japanese annexation of Korea. And second question is, describe the political history of Korea in the beginning of 20th century. That is the period between 1910 to 1945. We will study the political history of Korea. 1392 से लेके 1910 तक कोरिया में जो डायनेस्टी रूल कर रही थी 500 साल तक, उसका नाम था जोसियोन डायनेस्टी. और जोसियोन डायनेस्टी ने 19th सेंचुरी में आके काफ़ी सारे पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रगल फेस किए, और फॉरेन प्रेशर भी उसको फेस करना पड़ा. फॉरेन प्रेशर कहाँ से आया? चाइना, जापान और वेस्टर्न कंट्री यानी यूरोपियन कंट्री से. कोरिया डिड इम्प्लीमेंट modernization reform in government sector, diplomatic relation and infrastructure and society, but till 1910, after 1910 it had to face a lot of struggle. Then finally in 1910 Japan annexed Korea and made it its colony. जैसा मैंने आपको बताया कि फॉरेन प्रेशर बहुत था, तो फाइनली जापान ने उसको अपने कब्जे में कर लिया और उसको अपनी कॉलोनी बना दी. With this, the Joseon dynasty came to an end. जो 1392 से जो 500 साल तक रूल कर रही थी, वो फाइनली 1910 में आके जापानीज़ के हाथ में हार गई और उसका जो डायनेस्टिक रूल था वो ख़त्म हो गया. कोरियन पीपल वर एंग्री फॉर सप्रेशन ऑफ देयर कल्चर एंड फोर्स डोमिनेंस बाय जापान. नेचुरली जो वहाँ के लोकल थे कोरियंस, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था जापान का डोमिनेंस, और उन्होंने काफ़ी हद तक उसको रेजिस्ट किया, और उन्होंने क्या शुरू कर दिया? डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दिया अगेंस्ट जापानीज़. And they also set up provincial government, and they appealed to foreign leaders at international meetings, for example Cairo, Yalta, Potsdam conferences, to make Korea free from Japanese clutches. फिर फाइनली 1945 में आके 35 ईयर्स के बाद जापानीज रूल एंडेड आफ्टर इट्स डिफीट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जब जापान को हार का सामना करना पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उनके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया गया हिरोशिमा नागासाकी पे, तो फाइनली जापानीज़ ने कोरिया को भी छोड़ दिया. वो उसको मेंटेन नहीं कर पाए, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के डिफीट के बाद 35 ईयर्स के बाद कोरिया बिकेम independent. So Korean independence was due to the effort by the activists and also due to the personal reasons of Japan. Korean peninsula is divided along 38th parallel temporarily, that is into North Korea and South Korea. North Korea, which is managed by Soviets, and South Korea was managed by United Nations and Allied forces. Later this division became permanent in 1948. And now we will study about the Korean history, second phase of Korean history, that is 1950 to 1961. अभी हमने 1910 का समझा, और 1910 से लेके 1948 और 50 तक का हिस्ट्री देखा कोरियन का. अब हम 50 से लेके 61 में देखेंगे कि कोरिया में कैसे कैसे हिस्ट्री ने अपना रूप बदला और कैसे कैसे वहाँ डेवलपमेंट हुए. How was Korea shaped after 1950 Korean War, or what was the impact of Korean War over the two Koreas, that is South Korea and North Korea. 1951 में कोरियन वॉर हुआ था. इस क्वेश्चन को हम एक और एंगल से देखेंगे. राइट अ नोट ऑन कोरियन वॉर, दैट इज 1950, अ हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर एरा, which was also called vintage proxy war. The answer will be June 1950. Korean War broke out. South Korea was supported by US-led UN Army, and North Korea was supported by Communist China. It was also called Vintage Proxy War of Cold War era, and it was finally ended in 1953 after 3 years. And what were the impacts of Korean War? First was massive loss of life and property, because the war went on for 3 years. Second impact of Korean War was delay in free market economic development. Third was delay in democratization of Korea. Fourth was increase in national expense, which led to inflation and rise in prices.
Then fifth was industries of colonial era were destroyed. And finally, South Korea dependent on USA for economic help. पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, हो चुकी थी कोरिया की इकोनॉमी, तो यूएसए के सामने उनको हेल्प लेनी पड़ी साउथ कोरिया को, क्योंकि साउथ कोरिया की तरफ से यूएस लेड यूएन आर्मी थी जो उनको सपोर्ट कर रही थी. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया वाज सिंगमन री in 1948. The next question will be, explain or describe the events that led to military coup in 1961 in South Korea. हम 1950 से 1961 का फेज देख रहे हैं, तो अब हम देखेंगे 1961 का जो मिलिट्री कू हुआ था, रिवोल्ट हुआ था मिलिट्री का, टेक ओवर हुआ था, वो कैसे हुआ. First was South Korea's first president Syngman Rhee was elected in 1948. He extended his administration twice through illegally amending the constitution. Then April Revolution of 1960 forced Rhee to resign due to the protest by citizens. Then Democratic Party administration took over after Syngman Rhee's resignation, and they had internal conflict. The students' movement of unification grew. And finally, in 1961, military, which disliked these protests, overthrew Democratic Party government in a coup under the leadership of General Park Chung-hee. तो जो मिलिट्री कू का जो लीडर था, या जो उनका टॉप ऑफिशियल था, वो था जनरल पार्क चंग ही, जिसने ओवरथ्रो किया सिंगमन री के रूल को. अब हम चलेंगे थर्ड फेज ऑफ कोरियन पॉलिटिकल सिस्टम या कोरियन हिस्ट्री, दैट इज बिटवीन 1963 टू 1979. और ये किसका पीरियड था? पार्क चंग ही का लीडरशिप का पीरियड था. यहाँ क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अदर प्रोग्रेसिव प्रोग्राम्स विच मेड साउथ कोरिया इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग अंडर जनरल पार्क चंग ही. तो पार्क चंग ही ने कू भी किया था और उसने अपने मिलिट्री रूल भी इंट्रोड्यूस किया था कोरिया में, लेकिन डेवलपमेंट के टास्क इतने ज़बरदस्त किए कि कोरिया काफ़ी डेवलप्ड नेशन बन गया. लेट अस सी हाउ, एंड वन बाय वन वी विल वॉच, ऑब्जर्व. अक्टूबर 1963 पार्क चंग ही बिकेम इलेक्टेड प्रेसिडेंट. पहले वो मिलिट्री लीडर था, बाद में उसने अपने आप को इलेक्ट करवा के प्रेसिडेंट डिक्लेयर करवा दिया. देन ही अडॉप्टेड स्टेट लेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. He made 5-year economic plan and favored large corporate firms. He increased competitiveness and he expanded employment. Then focus was shifted from ISI, ISI क्या था? Import substitution इंडस्ट्रियलाइजेशन टू एक्सपोर्ट प्रोग्राम्स. तो जो इम्पोर्ट वाला जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम था, जिसको ISI कहा जाता था, उसको इसने चेंज करके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बना दिया पूरी की पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को. देन टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स बिकेम विच वर लेबर इंटेंसिव. लाइट इंडस्ट्री वॉज सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट. क्यों सपोर्ट किया गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल और गारमेंट फैक्ट्रीज को? क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव था, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सकती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको फेवर भी किया. देन 1970s तक आते आते फोकस वॉज शिफ्टेड टू हैवी एंड केमिकल इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, शिप बिल्डिंग एक्सेट्रा. तो पहले एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, उसके बाद कंट्री को डेवलप करने के लिए हैवी इंडस्ट्री को भी डेवलप किया गया बाय 1970s. और 1970s में विलेज में भी काफ़ी रिफॉर्म्स लाए गए, जैसे न्यू विलेज मूवमेंट, जिसको साइमॉल कहा जाता था, दैट वाज इनकरेज्ड. इसमें क्या क्या किया गया न्यू विलेज मूवमेंट में या साइमॉल में? दिस कैन कम एज एन वन मार्कर. रूरल प्रोडक्शन इंक्रीज किया गया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया गया, making people active and hopeful. Then improve living condition of villagers, and later this scheme spread to industrial areas, and examples were set for other countries to adopt. So 1970 में ये डेवलपमेंट हुआ. अब यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ साउथ कोरिया? पार्क चंग ही के लीडरशिप में जितने भी डेवलपमेंट हुए, उसका हम यहाँ पे रीजन वन बाय वन देखेंगे पॉइंट्स में. अदर देन द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देयर आर मेनी अदर रीजंस. पहला क्या था? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, एज आई सेड, ऑफ पार्क चंग ही. देन सेकंड वाज वेल ट्रेन्ड ब्यूरोक्रेट्स.
उसने अपने अंडर जितने भी ऑफिसर्स रखे थे, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स रखे थे, वो काफ़ी वेल ट्रेंड थे। दे न्यू देयर जॉब, कैसे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। थर्ड, उसका जो स्टेप था वो था रीज़न जो था रैपिड डेवलपमेंट का, वो था एग्रेसिव इंडस्ट्रियलिस्ट। पहले टेक्सटाइल और गारमेंट जैसी उन्होंने लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लगाई, बाद में वो 70s तक आते आते हैवी इंडस्ट्रीज पे शिफ्ट कर गए, जिससे कंट्री का डेवलपमेंट होने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा था। देन एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर्स, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो काफ़ी एम्बिशियस थे, काफ़ी बड़े स्केल पे काम करते थे और कोरिया के फ़ायदे के लिए काम करते थे। और उसके साथ साथ दे ऑल्सो हैड केपेबल लेबर फोर्स, क्योंकि लोगों को वेजेस अच्छा दिया जाता था, इनकरेज किया जाता था, इसलिए लेबर फोर्स भी काफ़ी, और ट्रेन भी किया जाता था, इसलिए लेबर फोर्स काफ़ी केपेबल थी। देन फाइनली हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन देना और उनको अच्छे से अच्छे स्किल्स में ट्रेन करना, ये इनकी पॉलिसी थी, किनकी, पार्क चंग ही के लीडरशिप की, जिसकी वजह से साउथ कोरिया में मैसिव डेवलपमेंट हो रहा था। यहाँ एक क्वेश्चन और आएगा, हाउ डिड हाई लेवल ऑफ एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ साउथ कोरिया। हमने जो अभी पॉइंट्स डिस्कस किए थे रैपिड डेवलपमेंट के रीजंस के, उसमें लास्ट हमारा पॉइंट था हाई लेवल ऑफ एजुकेशन। इसको हम सेपरेट क्वेश्चन के रूप में लेंगे कि हाई लेवल एजुकेशन जो था वो कोरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एनहांस करने में कैसे contribute कर रहा था। So the points will be, all Korean workers were literate in the beginning of industrialization. Workers could easily acquire new skills. More advanced technology was absorbed under open economic policy. South Korean workers overseas also contributed, workers who were working overseas यानी कंट्री के बाहर, और ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड डोमेस्टिक सेविंग्स वॉज हेल्पिंग हेवी इंडस्ट्रियल सेक्टर, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज ऑफ कॉमर्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड. तो लोगों को इस तरह से ट्रेन किया जाता था हर लेवल पे कि कहीं पे भी कुछ लूप होल नहीं रहता था डेवलपमेंट में. नए स्किल इनको दिए जा रहे थे, नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जा रही थी. बाहर जो काम साउथ कोरियन वर्कर्स काम कर रहे थे उनका भी हेल्प लिया जा रहा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा रहा था, डोमेस्टिक सेविंग को यूज़ किया जाता था इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने के लिए, और इसमें कॉमर्स का बहुत बड़ा रोल था इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए. इस तरह से एजुकेशन को एक ऑल राउंड एस्पेक्ट बना दिया गया, हाई लेवल एजुकेशन को साउथ कोरिया की इकोनॉमी को एनहांस करने में. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड पार्क एडमिनिस्ट्रेशन कम टू एन एंड. वो पार्क चंग ही जिसने इतना कुछ साउथ कोरिया के लिए किया या इतना डेवलप किया, उसका एंड हाउ डिड हिज एडमिनिस्ट्रेशन कम टू एन एंड. Park Chung-hee revised the constitution to remain president for a third term in 1971. 1971 तक आते आते पार्क चंगी ने कोशिश की कि थर्ड टर्म में भी वो प्रेसिडेंट रह जाए. For this he implemented यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन in October 1972. यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? It made him president and इट मेड हिम प्रेसिडेंट एंड ही वॉज ऑलरेडी अ प्रेसिडेंट. और लेकिन उसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें उसको प्रोवाइड की गई? हिज प्रेसिडेंटशिप बिकेम अ परमानेंट अथॉरिटी over the legislation, jurisdiction and administration, and he could repeal any law under emergency measure. तो ऑल एंड ऑल प्रेसिडेंट को यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के अंडर में उसको ऑल इन ऑल पावरफुल बना दिया गया. उसके अंडर लेजिस्लेचर था, उसके अंडर जुडिशरी थी, उसके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन था, और उसको ऐसे इमरजेंसी पावर मिल गए जिससे वो किसी भी लॉ को कभी भी चेंज कर सकता था. Progress of democracy suspended in the name of economic development, which was the foundation of पार्क एडमिनिस्ट्रेशन. पार्क एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिश जब किया गया था तो प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे किया गया था. बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे उसको सप्रेस किया जाने लगा. और फाइनली क्या हुआ? 1979 आते आते सेकेंड ऑयल क्राइसिस जब आया वर्ल्ड में, देन इट पुट अ ब्रेक ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी ड्यू टू ओवर इन्वेस्टमेंट इन हैवी केमिकल इंडस्ट्री. And students, scholar and opposition demonstrated against यूसिन constitution, suppression and political instability. 1979 तक आते आते जब इकोनॉमी को काफ़ी
एडवर्सिटी का सामना करना पड़ा क्योंकि ओवर इन्वेस्टमेंट हो चुका था हैवी केमिकल इंडस्ट्री में। सेकंड ऑयल क्राइसिस के थ्रू जा रहा था कोरिया, तो उस समय लोगों के बीच में काफ़ी अनईजीनेस होने लगी। स्टूडेंट, स्कॉलर और अपोजिशन मेंबर्स जो थे उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करना शुरू कर दिया तीन चीज़ों के खिलाफ मेनली। पहला जो यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने प्रेसिडेंट को ऑल पावरफुल बना दिया था, दूसरा जो लोगों को सप्रेस किया जा रहा था, और तीसरा जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिखाई दे रही थी। इन तीनों चीज़ों के अगेंस्ट में स्टूडेंट, स्कॉलर और अपोजिशन ने डिमॉन्स्ट्रेट किया। एंड फाइनली पार्क चंग ही वॉज assassinated in October 1979 and his administration came to an end because uh, even though he had introduced many economic reforms, he was now becoming an all powerful person who wanted to suppress all the machineries of साउथ कोरियन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, स्टूडेंट एक्सेट्रा, सबको वो सप्रेस करने की कोशिश करता था, जिस वजह से पीपल डिड नॉट लाइक एंड ही वॉज फाइनली असैसिनेटेड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फेज़ 1979 टू 87 का फेज़ जो था साउथ कोरिया का, वो कैसे इट बिकेम अ न्यू चैप्टर इन द डेमोक्रेसी ऑफ साउथ कोरिया। क्वेश्चन होगा what was the background of new chapter of Korean democracy of 1987, or how did Korea face another phase of military administration after the death of General Park Chung-hee? The answer will be December 1979. After Park's death, another military coup was led by Chun Do-won was staged, and May 1980 students and citizens protested for democracy. द मिलिट्री सप्रेस दीज प्रोटेस्ट। कौन से प्रोटेस्ट? जो स्टूडेंट और सिटीजन के प्रोटेस्ट थे डेमोक्रेसी के लिए। इन सिटी ऑफ ग्वांगझो, स्टूडेंट एंड सिटीजन्स continued with their protest called Guangzhou Democratization Movement, but were suppressed by military. Chun became president through indirect election under यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना, फिर से एक मिलिट्री जनरल का प्रेसिडेंट बनना इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। ये चीज़ रिपीट हुई पार्क चंग ही की तरह मई 1980 में दोबारा से। लेकिन यहाँ एक चीज़ चुन के फेवर में हुई, ओवरऑल जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक बूम आ गया, और उसने क्या किया, चुन ने क्या किया, ही रेज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम 1.7% इन 1980 टू 13.2% इन 1983 विद इन 3 years। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन या इकोनॉमिक ग्रोथ आने की वजह से कोरिया फिर से वापस बाउंस बैक करने लगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ, और इस वजह से द इन्फ्लेशन वॉज ऑल्सो लोअर्ड एंड अर्बनाइजेशन वॉज moved on, or urbanization was became more active. Then it also improved education level. There was a media advancement leading to self awareness of citizens which made them demand for direct election in 1987. सब कुछ होते हुए भी, प्रोग्रेस होते हुए भी, लोगों के बीच में ये एक जनरल फीलिंग थी कि इलेक्शन होना चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि चुन ने अपने आप को इनडायरेक्ट इलेक्शन से जिता के और यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपने आप को जीत दिलवा के और वो प्रेसिडेंट बना था। उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म ज़रूर किए थे, लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये चल रहा था कि उनको डायरेक्ट इलेक्शन उनका होना चाहिए। चुन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फोर्स्ड टू अलाउ डायरेक्ट इलेक्शन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो फाइनली चुन हैड टू bow down in front of the people's demand of constitutional amendment and direct election. And what was the reason? In May 1987, death by torture of a university student was made public, leading to large scale struggle by middle class and students. रीज़न क्या था? एक स्टूडेंट का मारा जाना, उसका डेथ होना टॉर्चर से, और उसकी वजह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट का जन्म लेना उस समय मई 1987 में, और इस वजह से डायरेक्ट इलेक्शन को परमिशन मिल गई। नाउ वी कम टू द फाइनल फेज ऑफ साउथ कोरियन हिस्ट्री, दैट इज 1987 टू प्रेजेंट। क्वेश्चन विल बी एक्सप्लेन हाउ डिड साउथ कोरिया कंटिन्यू अलोंग द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी सिंस 1987 डायरेक्ट इलेक्शन। इसमें हम ईयर वाइज देखेंगे। पहले 1987 में ड्यू टू फेलियर ऑफ अपोजिशन पार्टी मिलिट्री लीडर रोह ताक वू was elected. Then in 1990, opposition leader Kim Young Sam joined Roh to create ruling party. Then in 1992, Kim Young Sam, a civilian, was elected as president, finally ending the military rule.
तो 3 फेजेस में था। 1987 में रोहताक वू नाम के एक मिलिट्री लीडर ने मिलिट्री लीडर का इलेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि अपोजिशन फेल हो चुका था। फिर 1919 में एक अपोजिशन जो लीडर था किम यंग सैम, उसने रोह के साथ मिलके रूलिंग पार्टी बनाई, और फाइनली किम यंग सैम जो था वो 1992 में एज सिविलियन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, और फाइनली द मिलिट्री रूल ऑफ साउथ के कोरिया केम टू एन एंड। अब उसके बाद देखेंगे इस पीरियड में, यानी 1987 ऑनवर्ड्स, इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड आईएमएफ क्राइसिस अंडर किम। किम कौन था? किम यंग सैम, जो सिविलियन प्रेसिडेंट पहली बार बना था साउथ कोरिया का आफ्टर 1992। Export driven policy of Kim administration led to growth of several companies like chemical and electronic, etc. Then in 1996 market was opened and Kim joined OECD, that is Organization for Economic Cooperation and Development. Then soon South Korea was facing foreign currency crisis in 1997. Reasons क्या थे? 3 रीज़न थे फॉरेन करेंसी क्राइसिस को फेस करने के लिए 1997 में अंडर द लीडरशिप ऑफ किम। फर्स्ट रीज़न वॉज ट्रेड डेफिसिट, सेकेंड वॉज पुअर मैनेजमेंट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड थर्ड वॉज reckless business operations. Now, IMF provided emergency financial support to South Korea to improve economic crisis. And citizen also made foreign loan payment through gold collection movement. तो लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस थी कि उन्होंने भी काफ़ी एफर्ट किया अपने फॉरेन लोन पेमेंट को पूरा करने के लिए। सो इन 1997 दिसंबर, Kim Dae-jung, who was also an opposition leader, was elected as president. First peaceful transfer of power in South Korea. ये एग्जाम्पल था किम दाई जंग का इलेक्ट होना एज प्रेसिडेंट थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। सेकेंड पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर कब हुआ? 2008 में, जब ली म्यंग बैक नाम के व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाया गया, हु वॉज अ कंजर्वेटिव। देन 2012 में जनरल पार्क्स डॉटर पार्क ग्यून हाई became president, but she was impeached in 2017 due to charges against her. और थर्ड पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो था वो हुआ मई 2017 में, जिसमें प्रेसिडेंट बनाया गया मून जेई इन नाम के लीडर को थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन, एंड इट वाज आल्सो द थर्ड एग्जांपल ऑफ पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर। तो 1997 में हम के दिसंबर के बाद हम देखेंगे 3 बार कोरिया में सिविलियंस प्रेसिडेंट बने, और ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो था वो काफ़ी पीसफुल रहा, इलेक्शन डायरेक्ट रहा, और इस वजह से ये कोरिया में एक तरह से आप अगर देखें तो पीपल्स desire to establish civilian rule started taking shape. Now finally, if we conclude the South Korean history, the understanding of South Korean history, then in 2016 peaceful candlelight protest against lady president presented democratic maturity of South Korean. पार्क चंग ही की डॉटर को जिसको इम्पीच किया गया था, उसके अगेंस्ट पहले प्रोटेस्ट जब हुआ, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुआ, तो लोगों ने बिल्कुल पीसफुल कैंडल लाइट प्रोटेस्ट किया। कोई खून खराबा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। ये शो करता था कि साउथ कोरियन अब डेमोक्रेटिकली काफ़ी मेच्योर हो चुके थे। कोरियन डेमोक्रेसी हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू 2 रीजंस। जो 3 बार पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर हुआ या ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ, उसके 2 कारण हम माने जाते हैं साउथ कोरिया की पीसफुल डेमोक्रेसी के। पहला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा सिटीजन्स अवेयरनेस इन पॉलिटिकल अफेयर्स विच लेड टू रिपब्लिकन सिस्टम। तो फुल्ली ट्रेंड सिटीजन्स आप कह सकते हैं, फुल्ली ट्रेंड लीडर्स कह सकते हैं साउथ कोरिया के, और एक बहुत फ्लरिशिंग इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ स्टेट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काफ़ी अच्छे से शेप लेना, ये 2 चीज़ें जो थी जिस वजह से कोरियन डेमोक्रेसी हैज़ बीन मेड पॉसिबल. So with this we come to the end of the 4th country of East Asia which we were studying as case study. Now let us take up the final question of this chapter, which is a comparative study.
टू रोड्स टू मॉडर्नाइजेशन बिटवीन चाइना एंड जापान, क्योंकि जो 4 कंट्रीज़ हमने पढ़ी उसमें जो सबसे बड़ी कंट्रीज़ हैं वो चाइना एंड जापान है, उसके बाद साउथ कोरिया और ताइवान आता है। तो हम रोड टू मॉडर्नाइजेशन का डिफरेंस देखेंगे चाइना और जापान में, और क्वेश्चन है हाउ डिड द डिफरेंट हिस्टोरिकल कंडीशंस लीड चाइना एंड जापान ऑन डाइवर्जेंट पाथ ऑफ बिकमिंग मॉडर्न नेशंस। हमने शुरू में भी पढ़ा था कि जापान का जो हिस्टोरिकल कंडीशन था वो अलग था, काफ़ी फ्लरिशिंग था। जापान वॉज एन इम्पीरियलिस्ट पावर, लेकिन चाइना को काफ़ी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। कलोनियल रूल के अंडर में था चाइना, और उसको डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, उसको हम एक तरह से स्टडी करेंगे इन डिफरेंट पॉइंट्स कि कैसे दोनों का पाथ, चाइना और जापान का डेवलपमेंट का पाथ डाइवर्जेंट था। सो लेट अस स्टार्ट विद जापान। सबसे पहले, जापान रिटेन्ड इट्स इंडिपेंडेंट स्टेटस एंड यूज ट्रेडिशनल स्किल्स इन न्यू वेज। सेकेंड, ये हम कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ इसको रिवाइज करें, हम रिपीट करेंगे इन पॉइंट्स को। सेकेंड था, इट जेनरेटेड एग्रेसिव नेशनलिज्म, यानी हर जो जापानीज चीज़ थी उसको रिस्पेक्ट किया जाए और हर चीज़ को जापानीज एंगल से ही अडॉप्ट किया जाए। थर्ड वॉज इट्स प्रोग्राम ऑफ मॉडर्नाइजेशन वॉज डोमिनेटेड बाई एनवायरमेंट ऑफ वेस्टर्न imperial power. Fourth was social and political institutions in daily life were used creatively. Or, for example, Meiji school system taught Western subject, but objective was to make loyal citizens, loyalty to emperor, etc. Even families had both foreign and indigenous ideas together. तो जापान का जो मॉडर्नाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि वेस्टर्न आइडियाज़ के जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको हम अडॉप्ट करेंगे, लेकिन अपनी जो नेशन से और अपनी फैमिली से और अपने नेशन के हेड यानी एम्परर से जो लॉयल्टी है उसको हमेशा ज़िंदा रखेंगे और उसको हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे। अब चाइना का अगर हम देखें तो पहला है फॉरेन इंपीरियलिज्म, बोथ वेस्टर्न एंड जापानीज कंबाइंड विथ वीक किंग डायनेस्टी। दोहरी मार पड़ी चाइना को। यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी कुछ पार्ट को कुछ समय के लिए कॉलोनाइज किया और जापानीज़ ने भी चाइना को कुछ समय के लिए कॉलोनाइज किया, और इसका सबसे बड़ा रीज़न था जो किंग डायनेस्टी थी वो काफ़ी वीक थी। सेकेंड जो पॉइंट है इसका, ब्रेक डाउन ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्डर लीडिंग टू इमेंस मिजरी ऑफ पीपल, काफ़ी पॉवर्टी का सामना, काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन का सामना कॉमन पीपल को चाइना में फेस करना पड़ा। देन सिविल वॉर, वॉर लॉर्डिज्म एक्सेट्रा लेड टू लॉस ऑफ मैनी लाइव्स। देन जापानीज ऑल्सो सप्रेस द चाइनीज पीपल, जापानीज क्योंकि अपने आप को इंपीरियलिस्ट पावर मानते थे तो समय समय पर चाइना को एक्सप्लॉयट करते रहते थे, उसको सप्रेस करते रहते थे। देन नेचुरल डिजास्टर एडेड टू दीज प्रॉब्लम्स, बीच बीच में बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर जो होते थे उस वजह से इकोनॉमी और नीचे चली जाती गई। 19th and 20th century rejected tradition and tried for national unity. CCP helped people against poverty, women subjugation and backwardness and built a highly centralized state. तो फाइनली जब सीसीपी ने कंट्रोल एक्वायर किया चाइना का तो उनको लगने लगा कि रिफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है, तो उन्होंने विमेन सब्जुगेशन को ख़त्म किया, पॉवर्टी को ख़त्म करने की कोशिश करी, चाइना के बैकवर्डनेस के खिलाफ काफ़ी सारे स्टेप्स लिए और चाइना को इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए एक हाईली सेंट्रलाइज स्टेट बना दिया, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंडर चाइना को रखा गया। And final point is party carried out market reforms, economic powerful state but controlled political system. आज का जो सिनेरियो चाइना का है वो है पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन है, पॉलिटिकल सिस्टम का बहुत ज़बरदस्त कम्युनिस्ट कंट्रोल है, लेकिन इनकी इकोनॉमी लिबरलाइज हो गई और लिबरलाइजेशन का रीज़न था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और चाइना को प्रोग्रेस करने में काफ़ी मदद मिल सके। और इसको चाइना ने शो भी किया है। चाइना इज़ नाउ वन ऑफ द लीडिंग वर्ल्ड इकोनॉमी। विद दिस वी फाइनली कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल्सो वी एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक that is the themes in world history class 11th. Thank you very much. डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।